हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें एक नया हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आप जिस भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो उस पे हम जो है वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं हूँ आकांक्षा और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना टॉपिक, जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी क्या है, यानी कि मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा के साथ इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और फिर शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा मतलब आसानी से समझ लेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इजी लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, मनोविज्ञान की अगर हम लोग बात करते हैं तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, यानी कि देखिए तीन भाग हैं यहाँ पे, हमने देखा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव अथवा पशु के व्यवहारों के कारणों की खोज करके मानव और पशु स्वभाव से भली भांति परिचित होना है। तो अगर हम इस 4 लाइन को एक बार इजी लैंग्वेज में और देखते हैं कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या है, क्या करता है, तो यह प्राणियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है व्यवहार, इसको देखिए ध्यान से, व्यवहार का अध्ययन। हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं मनोविज्ञान में। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे वो मानव को हो या पशु का, किसी का भी, यानी कि साइकोलॉजी में हम किसी भी प्राणी के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बिहेवियर यानी व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगर नेक्स्ट में देखें तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। अगर आप लिटरल मीनिंग की बात करते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है मन का विज्ञान। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस में भी आता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र माने फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। यानी कि अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान का अगर एक प्रारंभ या स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, कहाँ से ये शुरू हुआ, तो वो था दर्शन शास्त्र, यानी कि फिलॉसफी इंग्लिश में बोलेंगे। तो अगर हम ये बोले कि मदर ऑफ साइकोलॉजी क्या है, तो वो आपका दर्शन शास्त्र है, यानी कि आपका फिलॉसफी है दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो आपने देखा कि मनोविज्ञान में हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिसका अर्थ है मन का विज्ञान। और इसका अगर स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो वो दर्शन शास्त्र से हुआ, यानी कि फिलॉसफी से हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या है। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस प्रकार अलग हुआ और उसके अर्थ में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसका वर्णन इस प्रकार है। यानी कि जो दर्शन शास्त्र था, फिलॉसफी था, उससे अलग हुआ आपका साइकोलॉजी। तो किस किस रूप में साइकोलॉजी का जो आज आप रूप देख रहे हैं कि वो व्यवहार का अध्ययन है, वो एकदम से नहीं आया, एक प्रोसेस हुआ। पहले कुछ समझा गया, फिर कुछ समझा गया, धीमे धीमे ग्रेजुअली उसके अर्थ को आज हम जिस रूप में देखते हैं वो कैसे आया। तो 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया। तो आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान इसको कहा गया सबसे पहले। तो देखिए, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यूनानी भाषा के 2 शब्दों साइकी और लोगस, ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आता है कि किस शब्द से उत्पत्ति हुई है साइकोलॉजी की, तो आप यूनानी भाषा पे टिक करेंगे। और किन 2 शब्दों से हुई है, तो वो पहला शब्द है साइकी और दूसरा है लोगस। हम लोग पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। साइकी का अर्थ है
साइकी का अर्थ है आत्मा। यहाँ पर जो हम लोगों ने दो वर्ड देखे थे साइकी और लोगस, तो पहले का साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। यानी कि अगर हम साइकोलॉजी का मीनिंग शाब्दिक अर्थ यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार उत्पन्न हुआ, तो ये है मनोविज्ञान का अर्थ है स्टडी ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन। इसको देखिए, इसीलिए इसको आत्मा का विज्ञान माना गया सबसे पहले। ठीक है, ये 16वीं सदी के टाइम पर ये मीनिंग था। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किन किन ने माना, तो देखिए प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि जो मनोवैज्ञानिक थे, उन लोगों ने, जो दार्शनिक कह सकते हैं, उन्होंने, दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। पर चूंकि अगर आप ध्यान से देखें तो मनोविज्ञान में जब हम किसी बिहेवियर का स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ आत्मा जो है इसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते। मनोविज्ञान में ऐसा टॉपिक होना चाहिए, ऐसी विषय वस्तु, सब्जेक्ट, कंटेंट होना चाहिए जिसको प्रमाणित किया जा सके। आत्मा को हम प्रमाणित नहीं कर सकते, तो अगर जिस चीज़ों को हम प्रमाणित नहीं कर सकते वो मनोविज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस परिभाषा को क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, देखिए आगे। अब मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, दूसरे नंबर पे साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। यहाँ पर देखिए, मन के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर अब आत्मा के बाद हम लोग अगले स्टेप पर आए, वो था साइंस ऑफ माइंड की मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है, माइंड का। माइंड को यहाँ पर मन या मस्तिष्क बोलते हैं, का विज्ञान है। इसके बारे में क्या कहा गया, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के अस्वीकृत हो जाने पर, क्योंकि आत्मा को अस्वीकार कर दिया गया, मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, साइंस ऑफ माइंड कहा। परंतु मन की प्रकृति के संबंध में भी असंतोषजनक उत्तर उपलब्ध न होने के कारण ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। क्यों? क्योंकि माइंड के बारे में कहा गया कि जिस तरीके से हमको जिन चीज़ों का प्रमाण मिले, जो सामने दिख सके, वो मनोविज्ञान का सब्जेक्ट होते हैं। पर हम किसी के माइंड को हम उस तरीके से सामने नहीं रख सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने इस जब परिभाषा का एक संतोषजनक आंसर भी जब नहीं मिल पाया तो ये भी अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इसको मानने वाले कौन कौन थे? वो थे पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, बर्कले और जॉन लॉक। ये लोग थे जिन्होंने इसको क्या कहा, एज ए साइंस ऑफ माइंड। क्योंकि माइंड के लिए भी हम कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए, उसको हम सामने ऑब्जेक्टिवली प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे, रीड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इस परिभाषा को भी अमान्य कर दिया गया। ठीक है, अब आगे देखें मनोविज्ञान कहाँ पहुँचा। अब आया चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब बात आई आत्मा की, आत्मा के बाद हम अगले स्टेप पर आए माइंड के, अगले स्टेप पर हम आए चेतना के, कॉन्शियसनेस के। मनोविज्ञान के वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। चेतना का, इसको ध्यान से देखिएगा, चेतना का विज्ञान। हाँ, चेतना का विज्ञान। ठीक है, इसमें विलियम जेम्स, विलियम वुंड और जेम्स सली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। तो सबसे पहले हमारा आत्मा का विज्ञान था, वो 16वीं सदी तक चला था। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे आया आपका, इसके सेकंड नंबर पे आया मन का विज्ञान। ठीक है, वो 17वीं 18वीं तक चला। अब ये आपका आया चेतना का, ये 19वीं सदी तक चला था। ठीक है, इसमें चेतना के विज्ञान के रूप में इसको स्वीकार किया गया और कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, चेतन क्रियाओं का। परंतु चेतन क्रियाओं के बारे में आगे बात की गई कि यहाँ पर केवल चेतन क्रियाएं नहीं होती, अर्धचेतन व अचेतन क्रियाओं का प्रभाव भी होने के स्पष्ट प्रमाण थे। इसलिए इस परिभाषा को भी क्या हुआ, मतभेद हो गए। क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका चेतन हो गया, एक हो गया अर्धचेतन और एक हो गया आपका अचेतन, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो केवल कॉन्शियसनेस
के रूप में ही हम साइकोलॉजी को नहीं देख सकते थे। इन दोनों चीज़ों के बारे में वहाँ पर कोई बात नहीं की गई थी, इसलिए हम लोगों ने, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस परिभाषा को भी क्या किया, अस्वीकार कर दिया गया। अब हम लोग अपने 4th स्टेज पे आने वाले हैं कि मनोविज्ञान देखिए कहाँ पहुँचा। अब आ गए हम लोग व्यवहार के विज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान जिस रूप में आज साइकोलॉजी को आप देख रहे हैं, 20वीं शताब्दी, ठीक है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया। और इसको किसने स्वीकार किया? वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, स्किनर आदि ने इसको क्या किया, कहा कि यह एक निश्चित विज्ञान है, एक पॉजिटिव साइंस के रूप में इसको स्वीकार किया। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में हम इसी परिभाषा को मान्यता देते हैं। अगर इसके बारे में बात की जाती है निश्चित विज्ञान, तो जो चीज़ जैसी है ऑब्जेक्टिवली मनोविज्ञान उसको वैसे ही प्रस्तुत करता है। अगर बिहेवियर को भी रीड करता है तो जैसा वो देख रहा है उसी को वो दिखाता है सामने, तो उसको हम एक तरीके से निश्चित विज्ञान कहेंगे। दूसरा, हम बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसका मापन किया जा सकता है, ठीक है ना। किसी के भी बिहेवियर को, किसी के भी इंटरेस्ट को, मान लीजिए किसी की कोई इंटरेस्ट है, किसी का एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, कुछ भी है, उसके बिहेवियर के बहुत सारे एक एस्पेक्ट होते हैं। एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में केवल एक आपका जो है वो साइकोलॉजी नहीं होता, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। हमने यहाँ व्यवहार को देखा, मनोविज्ञान के पक्ष को देख रहे हैं, तो व्यवहार को देख रहे हैं हम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी में क्या होता है, एक ये पॉजिटिव साइंस है, जैसा है वो प्रस्तुत करेगा, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ये बात कही कि व्यवहार का प्रमाण दिया जा सकता है, हम व्यवहार को प्रमाणित कर सकते हैं क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। अगर व्यवहार कोई किसी चीज़ को हम देख सकते हैं, कोई हैप्पी है, कोई अनहैप्पी है, ये मेजर किया जा सकता है किन्हीं टूल्स की, उपकरणों की मदद से, और ये सामने लाया जा सकता है, जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करता है। इसीलिए उसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जो आज की डेट में भी हम इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही मानते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे, हम लोग पहुंच गए हैं अपने फाइनल पे जहां पर मनोविज्ञान को माना गया। मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान है जो प्राणियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। हम लोगों ने फाइनली हम लोग अपने उस शब्द पे पहुंच गए जहां व्यवहार के अध्ययन की बात की गई थी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान पे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। क्योंकि हम लोगों का टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान है, लेकिन मनोविज्ञान जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम आ गए शिक्षा मनोविज्ञान पे। तो शिक्षा मनोविज्ञान में आपको जैसा कि दिखाई पड़ता है कि ये 2 शब्द हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान, एजुकेशन और साइकोलॉजी, 2 शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। बहुत सिंपल है। शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ निसंदेह शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है। एक व्यक्ति के लाइफ की बात करें, एक स्टूडेंट के लाइफ की बात करें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, बौद्धिक, ठीक है। यानी कि हम उसके सोशल एरिया को भी देखते हैं, इंटेलेक्चुअल एरिया को भी देखते हैं, आपके इकोनॉमिकल एरिया को भी देखते हैं, इमोशनल, साथ साथ हम उसके साइकोलॉजिकल एरिया को भी देखते हैं, उसके बिहेवियर की स्टडी भी करते हैं। तो जब हम बिहेवियर की बात करते हैं और जब हम खास करके शिक्षा के क्षेत्र में उसके बिहेवियर की बात करते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान लागू होने लग जाता है, ठीक है। वही कहा गया है कि शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तो है पर ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है। परिमार्जन माने, जहाँ पर परिमार्जन माने चेंज, मॉडिफिकेशन, व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। देखिए, एजुकेशन क्या करती है, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, क्या करती है, अच्छा बनाती है, हमें
हमारे बिहेवियर में सुधार करती है। लाइक पहले आप क्या करते थे, पहले छोटे में जब आप किसी चीज़ को देखे, दुकान में कोई टॉय देखा, खिलौना देखा तो आप चिल्लाने लगते थे। लेकिन जब आप बड़े हो गए, 12th में आ गए या इवन आप 8th 9th में भी आ गए, तो क्या आप ऐसा करते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रेजुअली धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं तो आपके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आता है, सकारात्मक परिवर्तन आता है और आपको ये पता चलता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो ये जो व्यवहार का परिमार्जन है, मॉडिफिकेशन है, सुधार है, वो शिक्षा करती है। अब अगर मनोविज्ञान की बात करें तो वो आपके बिहेवियर की स्टडी करता है। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को अगर सुधारना है तो सबसे पहले उसके व्यवहार का अध्ययन भी तो करना ज़रूरी है। तो वो कौन करता है? वो मनोविज्ञान करता है, ठीक है। और जब वही काम शिक्षा के क्षेत्र में होने लगता है, व्यवहार का अध्ययन, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। और देख लेते हैं और अच्छे तरीके से कि मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आप जब किसी व्यक्ति को सुधारेंगे, उसके बिहेवियर को सुधारेंगे, मॉडिफाई करेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो व्यवहार के लिए आप मनोविज्ञान का ही प्रयोग करेंगे। और जब मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। नीचे देखिए, आपको यही चीज़ और साफ दिखाई देगी। शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान अर्थात ये शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है और यह शैक्षिक समस्याओं को हल करने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है। यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन तो ज़रूर करता है, लेकिन कहाँ? शिक्षा के क्षेत्र में। और शैक्षिक समस्याएं, जब भी आपकी शिक्षा में जो समस्याएं आती हैं किससे संबंधित? व्यवहार से संबंधित, तो वहाँ पर मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। जब शिक्षा में व्यवहार से संबंधित समस्याएं आती हैं, यानी कि आपकी बिहेवियर एस्पेक्ट के जितने भी पक्ष हैं जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वहाँ पर हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये व्यवहारिक रूप है, देखिए व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि सबसे पहले लाइन है कि व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप का मतलब ये है कि हम जो एक प्रैक्टिकल होता है, एक होती थियोरी, एक होता है प्रैक्टिकल। आपने कुछ थियोरी पढ़ी, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो जो हम थियोरी पढ़ते हैं, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को हम देखते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल पार्ट क्या है? क्लासेस में हम आपस में बात करते हैं, टीचर हमें पढ़ाता है, हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं, दिन भर एक बिहेवियर एक दूसरे से करते रहते हैं। वो क्या है? जो चीज़ हमने थ्योरी में बनाई थी उसी का प्रैक्टिकल स्कूलों में हम एक दूसरे के सामने वास्तविक रूप में नेचुरल वे में करते हैं। तो अगर हम देखें तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा के उस प्रैक्टिकल को जो क्लासेस में होता है वहाँ के प्रैक्टिकल पार्ट का ही एक हिस्सा है। इसीलिए मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप कहा गया, क्योंकि ये जो हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में व्यवहार होता है उसके अध्ययन में, उसकी समस्याओं को सुलझाने में हम मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। और ये शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं वहाँ पर हम जब मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य के व्यवहार को सुधारने के लिए मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन ज़रूरी है, इसीलिए हम मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं और इसे ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब अगर हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पर, तो पहली परिभाषा, क्योंकि परिभाषाओं से बहुत कुछ स्पष्ट होता है, पहली परिभाषा है स्किनर, जो काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं यहाँ पर, जो मनोवैज्ञानिक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। मानवीय व्यवहार का यहाँ पर देखिए शैक्षिक परिस्थितियों में, यानी कि जब भी एजुकेशनल के एरिया में, एजुकेशन लाइन में, शिक्षा के क्षेत्र में जब शिक्षा जो आपका ह्यूमन बिहेवियर का जब स्टडी किया जाएगा तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। अगर इंग्लिश में देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन, यानी कि एजुकेशनल सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को ये डील करता है। कौन? एजुकेशनल साइकोलॉजी। आप इसको लिख भी सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आता भी है कि किसने कहा, तो आप ये डेफिनेशन पे स्किनर पे टिक लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए
हमने आपके लिए दो तीन परिभाषाएं लिखी थी जो इम्पॉर्टेंट थी और जो मुझे भी अच्छी लगी। कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और खोजों का शिक्षा में प्रयोग है। देखिए ध्यान से, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और खोजों का शिक्षा में प्रयोग। कहाँ करते हैं प्रयोग? शिक्षा में प्रयोग करते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, यानी कि मनोविज्ञान का जो प्रयोग है वो हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, उसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा गया। इंग्लिश में देखिए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आपके साइकोलॉजी की थ्योरी और फाइंडिंग्स हैं उनका जब हम यूज़ करते हैं तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है कॉल्सनिक के अनुसार। ट्रो के अनुसार देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, यानी कि शैक्षिक परिस्थितियों में कई पक्ष आते हैं। मैंने बताया केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक यही प्रॉब्लम नहीं आती है, आर्थिक समस्या भी आती होगी, सोशल प्रॉब्लम भी आती होगी, लेकिन हमें मनोवैज्ञानिक पक्ष का स्टडी करना है तो हमने वहाँ पर मनोविज्ञान का यूज़ किया, इसीलिए वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाया। बच्चों का बिहेवियर का स्टडी स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी एजुकेशन लाइन में, शिक्षा के क्षेत्र में। ट्रो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। एजुकेशनल सिचुएशन में हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ठीक है, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आता है कि किसने कहा, तो अगर आपको ये पढ़ी हुई होंगी तो आप आराम से टिक कर लेंगे। ठीक है, और आप अपने क्वेश्चंस में इनको लिख करके अपने मार्क्स बहुत आराम से बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्रो एंड क्रो एक लास्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव, सीखते कैसे हैं हम और सीखना कैसे दिखाई पड़ता है, जो हम सीखते हैं वो हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ फिर व्यवहार की बात आ जाती है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हम अपने जीवन में जो कुछ भी लर्न करते हैं, जो कुछ भी बिहेवियर में दिखाते हैं, उन सब के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक हम जो कुछ भी लर्न करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करते हैं किस में? शिक्षा मनोविज्ञान में। क्योंकि लर्निंग कहाँ होती है? एजुकेशन में ही तो लर्निंग होती है। हम शिक्षा की बात करते हैं तभी तो लर्न करते हैं, तो वहाँ पर हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने बिहेवियर में शो करते हैं और वहाँ पर जो समस्याएँ होती हैं उनका सॉल्यूशन शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी के पास है। ठीक है, अब हमने इतनी सारी परिभाषाएं देखी तो फाइनली हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ 5-6 लाइनें तो कह लेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या है इन 5-6 पॉइंट जो हमारे मेन हैं। पहला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद हम एक पॉइंट ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा सेंटर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के बारे में बात की जाती है। पहला पॉइंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। पहला तो है कि मानव व्यवहार, लेकिन मानव व्यवहार का अध्ययन कहाँ कर रहे हैं? इसको देखिए, शैक्षिक परिस्थितियों में। हमने बताया शैक्षिक परिस्थितियों में जब हम बात करते हैं मानव व्यवहार के अध्ययन की तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि पहला पॉइंट है कि मानव व्यवहार का अध्ययन, और वो भी शिक्षा मनोविज्ञान को अगर हम बात करें स्पेशली तो ये शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार के अध्ययन की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे देखें, कुछ और पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम, तेज बनाकर शिक्षा अधिगम का मार्ग प्रशस्त करता है। इसको देखिए, अच्छा है ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया को सरल, सुगम, तेज बनाकर क्या करता है? शिक्षण अधिगम का मार्ग। अधिगम माने होता है लर्निंग। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? जब मनोविज्ञान में
स्टूडेंट के, बालकों के बिहेवियर से संबंधित, व्यवहार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी पक्ष हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं, उस पर जब बात करता है मनोविज्ञान उनके व्यवहार से रिलेटेड, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो वो उससे होता क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो सुलझाता है व्यवहार से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होगा तेज हो जाएगा। अगर हमारे बिहेवियर से रिलेटेड कोई समस्या शिक्षा में आ रही है तो शिक्षा मनोविज्ञान उनको सुलझाएगा। जब प्रॉब्लम सुलझ जाती हैं तो क्या होता है, प्रोसेस तेज होता है, लर्निंग तेज हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांतों और विधियों का स्टूडेंट के या विद्यार्थी के एजुकेशन में जब कोई समस्याएं आती हैं तो हम मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं मनोविज्ञान का प्रयोग? मनोविज्ञान का मतलब है कि सामान्य मनोविज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं, जो विधियां होती हैं, उनका क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, प्रयोग करते हैं मानव व्यवहार का अध्ययन करने में, समस्याओं को सुलझाने में। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सामान्य मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत और विधियाँ होती हैं उनका प्रयोग हम शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। क्या करने के लिए? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया की समस्याओं को सुलझाने में, स्टूडेंट्स की समस्या को सुलझाने में और लर्निंग प्रोसेस तेज करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये भी हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? विज्ञान माने पहली बात तो ये कि जिसको प्रमाणित किया जा सके। आप जानते हैं प्रमाण जिसको सामने लाया जा सके, जिसको नापा जा सके, मापा जा सके, मेजर किया जा सके। यानी कि बिहेवियर को हम मेजर कर पाते हैं और प्रमाणित कर पाते हैं, सामने प्रमाण के रूप में देख सकते हैं उसको, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ेगी ना उसका मापन हो सकता है और ना ही वो प्रमाणित की जा सकती है। तो विज्ञान कभी ऐसी चीज़ों को नहीं मानता, इसीलिए आत्मा को नहीं माना गया, क्योंकि आत्मा ना दिखाई पड़ती है, ना आत्मा को हम प्रमाणित कर सकते हैं, ना हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इस वैज्ञानिक चीज़ें वही होती हैं जिसको प्रमाणित किया जा सके और जिसको मेजर, मापा जा सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? बिहेवियर को हम देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर हंस रहा है तो हम ये उसको देख के कहेंगे ना कि बिना टूल के नॉर्मल तरीके से कि हाँ भाई वो खुश है। लेकिन यहाँ पर तो हम बहुत सारे मनोविज्ञान के सिद्धांतों का और टूल्स का, विधियों का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया। तो शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक है। विज्ञान में स्टेप बाय स्टेप काम होता है। क्या होता है? ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। एकदम से हम कुछ भी नहीं कह सकते, एक चरण दर चरण चढ़ते हैं। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम वैज्ञानिक बातों का पूरा ध्यान रखते हैं, बिहेवियर को मेजर करते हैं, बिहेवियर को सामने ला सकते हैं, जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी यहाँ होती है और सिस्टमैटिक होता है। यानी कि मनोविज्ञान की प्रकृति के अकॉर्डिंग, प्रकृति की तरह ही शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, और वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान का किस तरीके से चरण दर चरण वो आगे बढ़ा। और दूसरा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान को फाइनली हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम किसी भी आने वाली समस्याओं को या व्यवहार के अध्ययन को जब हम देखते हैं और वहाँ पर मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, विधियों का प्रयोग करते हैं, तो वो ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज एक नया टॉपिक को, एक नए सब्जेक्ट के नए टॉपिक को कवर किया है। इसके साथ ही मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।